हम लोग ये पढ़े थे, हम लोग ने पढ़ा था साइड रेप्लिकेशन हमने स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने एडी पार्टीशंस पढ़े थे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन क्या होता है, स्कीमा पार्टीशन क्या होता है, डोमेन पार्टीशन और एप्लीकेशन पार्टीशन हम लोगों ने देखे थे। कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा पार्टीशंस कहाँ पे विजिबल होते हैं और हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ADSI एडिट नाम से आपकी जो टूल होता है, हम उसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पे जाके हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप पार्टीशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट उसके लिए अगर मेरे को स्कीमा पार्टीशन को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे ADLDS सर्विसेज चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू मैं अपने स्कीमा पार्टीशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसका एक डुप्लीकेट इंस्टेंस, एक डुप्लीकेट पार्टीशन क्रिएट करेंगे एंड देन उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। नाउ आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ADS रेप्लिकेशन। एडी में जो रेप्लिकेशन चलती है वो क्या चलती है और वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं ADS रेप्लिकेशन की। ठीक है, रेप्लिकेशन में इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था रेप्लिकेशन आपकी सर्विसेज है। ठीक, और ये कैसे काम करती है वो हम आज देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज इसमें आपका जो कंसेप्ट रहता है, ये काम करती है एज अ मल्टी मास्टर, मल्टीपल मास्टर क्या रेप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीपल मास्टर एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं एडी की बात करूं तो आपका कोई भी डोमेन कंट्रोलर एक्सेप्ट RODC, RODC क्या आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, तो एक्सेप्ट RODC कोई भी डोमेन कंट्रोलर आपके आप चेंज कर सकता है आपके डोमेन में, आपके फॉरेस्ट में। ठीक है, मतलब कोई भी डोमेन कंट्रोलर अगर मान लो चेंज होता है तो वो रेप्लिकेट कर सकता है बाकी डोमेन कंट्रोलर्स के साथ। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास PDC ही होना चाहिए जिसके पास राइट एप्लीकेशन के, नहीं। अगर आपके पास कोई भी डोमेन कंट्रोलर है, चाहे वो PDC है, CDC है, ADC है, ठीक है, या ट्री DC है, कोई सा भी DC है, एक्सेप्ट RODC, बिकॉज RODC के पास राइट्स नहीं होते, वो कंटेन करता है आपकी रीड ओनली कॉपी। ठीक है, तो AD में रेप्लिकेशन कैसे काम करती है, इसको बोलते हैं मल्टी मास्टर एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है, आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर, मतलब कोई भी डोमेन कंट्रोलर एज अ मास्टर चेंज कर सकता है रेप्लिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर है जो सिर्फ चेंज करेगा रेप्लिकेशन में और सबको शेयर करेगा वो चेंज, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई एडी क्या यूज करती है, मल्टी मास्टर एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी डोमेन कंट्रोलर चेंज करेगा और एप्लीकेशन को आगे शेयर कर सकता है, मतलब उस अपडेट को शेयर कर सकता है अपने बाकी डोमेन कंट्रोलर्स के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये समझ में आ गया मल्टी मास्टर एप्लीकेशन कंसेप्ट। ओके, नाउ इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे पुल रेप्लिकेशन। पुल रेप्लिकेशन, ठीक है। अब पुल रेप्लिकेशन में क्या होता है, पुल रेप्लिकेशन क्या करता है, मतलब रिक्वेस्ट या कह लो या पुल करना है चेंजेस को अदर डोमेन कंट्रोलर से। जैसे मान लो वहां पर दो डोमेन कंट्रोलर है, इस तरीके से मान लो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर ये है, ठीक है, एक डोमेन कंट्रोलर ये है, ठीक है। तो ये आपका मान लो ये हो गया हमारे पास DC1, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास DC नंबर 2, ठीक है। इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से मान लो, ओके। अब इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, इनके बीच में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो आपका DC, जब DC1 या DC2 कोई भी जब रिक्वेस्ट, मान लो आपका DC2 रिक्वेस्ट कर रहा है या पुल कर रहा है, ठीक है, या मान लो पहले यहाँ पे क्या हुआ, DC2 ने आपको रिक्वेस्ट करी यहाँ पे, ठीक है, DC1 ने सॉरी रिक्वेस्ट करी किस पर, DC2 पे, कि भाई मेरे को रेप्लिकेशन जो भी आपके पास चेंजेस है मेरे को फॉरवर्ड कर दो। तो यह करेगा आपके DC2 से पुल कर लेगा रेप्लिकेशन को। यहाँ भी ठीक है, कोई भी चेंजेस आए होंगे तो उसने वहां से पुल कर लिया, तो उसको बोलते हैं पुल रेप्लिकेशन। ठीक है, पुल आपका ये आपका एक कंसेप्ट है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, पुल करता है चेंजेस फ्रॉम वन डोमेन कंट्रोलर्स टू अनदर। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं पुल रेप्लिकेशन। तो ये वाला कंसेप्ट रहता है पुल रेप्लिकेशन। ओके, तो हमेशा आपके डोमेन कंट्रोलर्स रिक्वेस्ट करते हैं रेप्लिकेशन के लिए, पुल कर लेते हैं बाय देयर सेल्व्स। ठीक है, नंबर थर्ड होता है आपके पास स्टोर एंड फॉरवर्ड रेप्लिकेशन। ये भी आपका एक कंसेप्ट है, स्टोर एंड फॉरवर्ड रेप्लिकेशन। ठीक है,
अब स्टोर एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर मैं स्टोर एंड फॉरवर्ड की बात करूं, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब आपका डोमेन कंट्रोलर मान लो पुल कर रहा है चेंजेस फ्रॉम वन एप्लीकेशन पार्टनर, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास 4-5 डोमेन कंट्रोलर्स हैं मेरे डोमेन के अंदर, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके से कुछ मान लो, जैसे मान लो एक ये आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं आपस में, ठीक है, यहाँ मान लो आपका एक डोमेन कंट्रोलर हो रहा है इस तरीके से ये सारे आपस में कनेक्टेड है मान के चलो, ठीक है, हमारे पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, ये DC3 हो गया, ओके, और ये मान लो आपका DC नंबर 4 हो गया, ठीक है, अभी आपस में कनेक्टेड है मान के चलो, ठीक, इनके बीच में भी ऐसे ही कनेक्शन है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, मान लो ये आपका इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे मैंने मैश टोपोलॉजी का यूज किया हुआ मान लो इस तरीके से, और इनके बीच में एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब मान लो आपका इसमें क्या होता है ना, अब DC1 जो है, अब कैसे पता चलेगा कि भाई DC1 DC2 को रेप्लिकेट करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, तो क्या होता है, जब आपकी रेप्लिकेशन चलती है तो उससे पहले क्या बनता है, आपका रेप्लिकेशन टोपोलॉजी बनती है, तो टोपोलॉजी में क्या डिफाइन होता है कि भाई DC1 का पार्टनर कौन है, रेप्लिकेशन पार्टनर कौन है, वो 2 है, 3 है, 4 है, मान लो DC1 का रेप्लिकेशन पार्टनर DC2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, इस तरीके से 4 का 1 है वापस, इस तरीके से मान लो कोई इसने टोपोलॉजी बना दी, ये ऑटोमेटिकली बनती है, रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली अपनी एक टोपोलॉजी बनाती है, एक डिजाइन करती है कि भाई कैसे आपका रेप्लिकेशन होगा, और DC1 किसको रेप्लिकेट करेगा, 2 किसको करेगा, 3 किसको करेगा, 4 किसको करेगा, 4 देन आगे किसको करेगा, इस तरीके से, तो क्या होते हैं आपके रेप्लिकेशन पार्टनर डिफाइन होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका डोमेन कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है, पुल करता है चेंजेस को अपने एप्लीकेशन पार्टनर से, और वो एप्लीकेशन पार्टनर अपने एप्लीकेशन पार्टनर से कह लो पुल करेगा चेंजेस, वैसे मान लो आपका DC1 है, ठीक है, अब मान लो आपका DC1 हो गया, ठीक है, अब DC1 का मान लो एप्लीकेशन पार्टनर DC नंबर 2 है, ठीक है, तो ये करेगा पुल करेगा चेंजेस DC नंबर 2 से, इस तरीके से कुछ इसने क्या किया, पुल किया, मान लो चेंजेस पुल किया DC नंबर 2 से, ठीक है, अब मान लो DC नंबर 2 का पार्टनर DC नंबर 4 है, तो ये करेगा 4 से पुल करेगा इस तरीके से चेंजेस, तो इस तरीके से काम होता है आपका, ठीक है, ओके, क्या करेगा, पुल करेगा चेंजेस, क्या करेगा, जैसे इसने मान लो चेंजेस पुल किए, अब इसने क्या किया, उस चेंजेस को स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस में और फॉरवर्ड कर दिए अपने दूसरे रेप्लिकेशन पार्टनर पे, ठीक है, इस तरीके से, तो मान लो अगर आपके एक डोमेन कंट्रोलर के मल्टीपल रेप्लिकेशन पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टनर रहेगा, आपके एक डोमेन कंट्रोलर के मल्टीपल रेप्लिकेशन पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मान लो उसने एक पार्टनर से पुल किया, दूसरे पार्टनर को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, तो मान लो दूसरे पार्टनर से पुल किया, तीसरे पार्टनर को फॉरवर्ड कर दिया रेप्लिकेशन डेटा चेंजेस जो भी हुए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड, उसने क्या किया, चेंजेस उसके पास आए, उसने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिए और वही चीजें आगे फॉरवर्ड कर दिए दूसरे एप्लीकेशन पार्टनर को, आ समझ में क्लियर सर इस तरह का सेगमेंट तो काफी लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ऐसा साइकिल होता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट रहते हैं, जैसे मान लो आपका मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं उस डोमेन नेटवर्क्स में, मान लो आपके पास 50 100 200 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, तो वो कैसे रेप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो इसको आपका जो मल्टी मास्टर एप्लीकेशन इसी को लेके आया था, अगर मान लो आपके पास 200 डोमेन कंट्रोलर्स होते और बस एक ही मास्टर होता रेप्लिकेशन का जो सेंड और रिसीव कर सकता चेंजेस को, तो कितना प्रॉब्लम वाली बात थी, ठीक है, तो इसीलिए मल्टी मास्टर एप्लीकेशन लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास ये सारी चीजें होती है एप्लीकेशन में, ठीक है, नंबर 4 आता है आपके पास, उसको बोलते हैं डेटा स्टोर पार्टीशनिंग, डेटा स्टोर पार्टीशनिंग, ठीक है, अब डेटा स्टोर पार्टीशनिंग में क्या होता है, अब ये करता है आपका ये जो कंसेप्ट है आपका रेप्लिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए होता है, मतलब एक्चुअल में होता क्या, अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो रेप्लिकेशन आपका बहुत ज्यादा बैंडविड्थ यूज करती है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जब आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करते हो, जब आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो वहां पे आपसे पूछता है कि भाई रेप्लिकेशन की बैंडविड्थ हमने कितनी रखनी है, ठीक है, मतलब कितना आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करनी है रेप्लिकेशन के लिए,
ठीक है, अगर आप फुल कर दोगे तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी बैंडविड्थ रेप्लिकेशन में चली जाएगी, फिर आप डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए बैठ जाओगे, फिर वहां पे आपका सेंड रिसीव स्लो होगा। तो हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं बैंडविड्थ को कि भाई हमारी रेप्लिकेशन के लिए मान लो मैंने 1 Mbps का स्पीड दे दिया, मेरा जो लिंक है वो 100 Mbps का है, लेकिन मैंने 1 Mbps दिया से मेरी रेप्लिकेशन को, ठीक है, इस तरीके से तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब डेटा स्टोर पार्टीशनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होता है और जो स्कीमा पार्टीशन होता है, जो हम लोगों ने दो पार्टीशंस पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है, ये दो पढ़े थे ना, कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा, ये आपके पार्टीशंस सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, जब आपका स्कीमा पार्टीशन हो, जब आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन हो, अगर कुछ भी चेंज आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में और स्कीमा पार्टीशन में, ये आपके दोनों पार्टीशंस का चेंज सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ रेप्लिकेट होता है इनसाइड द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में। अगर मान लो आपके पास 200 डोमेन कंट्रोलर्स है पूरे फॉरेस्ट में, तो वो 200 के साथ क्या करेगा, रेप्लिकेट करेंगे पार्टीशंस। तो जो भी आपका पार्टीशन में डेटा स्टोर चेंज होता है पार्टीशंस के अंदर, जैसे कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में कोई चेंजेस आया या स्कीमा पार्टीशन में कोई चेंजेस आया, तो वो आपका रेप्लिकेट होता है ऑल ओवर द फॉरेस्ट। मतलब जितने आपके डोमेन कंट्रोलर होंगे, डोमेन कंट्रोलर्स होंगे पूरे फॉरेस्ट में, ठीक है, उनके साथ वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आपकी एप्लीकेशन काम कर रही है, क्योंकि आपके पास जो आपका फॉरेस्ट वाइड जो आपकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो मतलब फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है, फॉरेस्ट वाइड एप्लीकेशन जो आपका स्कीमा पार्टीशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है, उसको उस टाइप उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट वाइड एप्लीकेशन, ठीक है। जब आपका स्कीमा पार्टीशन और आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन रेप्लिकेट होते हैं डोमेन कंट्रोलर्स के साथ विद इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट वाइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपका डेटा स्टोर पार्टीशनिंग का कांसेप्ट आता है इसमें, ठीक है। तो एडी के अंदर रेप्लिकेशन में एक आपका कांसेप्ट होता है डेटा स्टोर पार्टीशनिंग, जो क्या करता है, आपके पार्टीशंस को रेप्लिकेट कराता है अपने डोमेन कंट्रोलर्स के साथ, ठीक है, और विद इन द फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इनसाइड द फॉरेस्ट। एक होता है आपके पास रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपकी जो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है, ये मैं नहीं बनाता, ये जब आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, सर्विसेज, तो उसमें आपका एक कंपोनेंट होता है केसीसी, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर, केसीसी, ये आपका कंपोनेंट है रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, जो आपकी टोपोलॉजीज को क्रिएट करता है, ठीक है, कौन करता है क्रिएट, केसीसी, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर, ठीक है। तो केसीसी आपका क्या करता है, रेप्लिकेशन टोपोलॉजी को क्रिएट करता है आपके डोमेन के अंदर, आपके मतलब डोमेन फॉरेस्ट जो भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि केसीसी इज द वन, केसीसी इज अ कंपोनेंट, केसीसी इज अ कंपोनेंट इन रेप्लिकेशन, it is used to create a replication topology, ये नोट में लिख लेना, ठीक है, राइट कर दिया, इसके ऊपर ले देते हैं नोट, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट रहता है आपके पास, ठीक है। तो जब जावा एप्लीकेशन ये आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, मैं इसको क्रिएट नहीं करता, ठीक है। हम कभी भी मैन्युअली रेप्लिकेशन टोपोलॉजी क्रिएट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, रेप्लिकेशन की जो टोपोलॉजी होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, रेप्लिकेशन टोपोलॉजी क्रिएट होने के बाद ही पार्टनर्स डिफाइन होते हैं, रेप्लिकेशन पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भाई डोमेन कंट्रोलर जो 1 है मेरा, वो किसको रेप्लिकेट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। तो जब केसीसी पिक्चर में आता है, जब आपकी रेप्लिकेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, पहले क्या काम करेगा, वो टोपोलॉजी क्रिएट करेगा, टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन पार्टनर बनाएगा कि भाई कौन सा किस डोमेन कंट्रोलर का पार्टनर कौन है, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे डोमेन कंट्रोलर 1 का पार्टनर डोमेन कंट्रोलर 2 है, रेप्लिकेशन पार्टनर, तो हमेशा 2 से ही क्या करेगा, चेंजेस को पुल करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा 2 में वो चेंजेस प्रोवाइड कर दो, जो आपके चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आपके पास चेंजेस है नए, वो मुझे प्रोवाइड कर दो, रिक्वेस्ट करेगा, पुल करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन पार्टनर्स और रेप्लिकेशन टोपोलॉजी कौन डिफाइन करता है, आपका केसीसी, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज केसीसी इन रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट केसीसी क्या करता है, 2 काम करता है, रेप्लिकेशन टोपोलॉजी क्रिएट करेगा और रेप्लिकेशन पार्टनर्स डिफाइन करता है, क्रिएट करता है कि भाई कौन सा पार्टनर किस डोमेन कंट्रोलर को बनाना है उसमें,
किस डोमेन कंट्रोलर का कौन सा पार्टनर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक होता है इसके आपके पास इंटर साइट रेप्लिकेशन, ये ध्यान रखना। इंटर साइट दो होते हैं, एक तो एक होता है इंटर साइट, एक होता है आपका इंट्रा। सेवंथ ब्रेक होता है इसको, एक इंटर साइट होता है, इंटर साइट रेप्लिकेशन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक होता है आपके पास इंट्रा साइट। ठीक है, इंट्रा साइट और इंटर साइट ये आपके दो कंसेप्ट रहते हैं रेप्लिकेशंस के अंदर। ठीक है, जो आपकी इंटर साइट होती है, पहले मैं अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर होता है बिटवीन द साइट्स। जैसे मान लो आपको मैंने बताया था, आपको याद है जब आपकी साइट्स रहती हैं तो बाय डिफॉल्ट एक साइट बनती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम बनती है ना, जहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स आपके सेम रहते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट। ठीक है, तो वो आपकी एक साइट होती है। अब जैसे मान लो आपके पास अगर मल्टीपल साइट्स हैं, मान लो आपने मल्टीपल साइट्स क्रिएट की है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका विदिन अ साइट्स। तो अगर आपने बिटवीन द, सॉरी विदिन कह रहा हूँ, बिटवीन द साइट्स, तो अगर आप बिटवीन द साइट्स रेप्लिकेट करना चाहते हो तो उस कांसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटर साइट रेप्लिकेशन। जब आपके दो साइट्स के बीच में एप्लीकेशन होती है। ठीक है, दो साइट्स के बीच में मतलब जैसे इस तरीके से कुछ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे दो फिजिकल लोकेशन है इस तरीके से कुछ, ये आपकी एक फिजिकल लोकेशन, ये आपकी एक फिजिकल लोकेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी अभी आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है ये आपकी मान लो आपकी साइट 1 हो गई। ठीक है, और ये आपका साइट 2 हो गया। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें आपकी दोनों में आपकी सेम साइट चल रही है, नाम क्या है उसका, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, ये आपकी बाय डिफॉल्ट साइट चल रही है। सारे डोमेन कंट्रोलर्स दोनों साइट के यहीं पे ही है, यहाँ पे आपकी यही चल रही है। ठीक है, और वहां भी आपकी यही चल रही है, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट आपकी ये साइट चलती है। ठीक है, एक ही साइट है बाय डिफॉल्ट जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यही चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, और मान लो आपकी ये दोनों जो साइट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, वैन लिंक के थ्रू हम लोगों ने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, 3 डीसीज है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितने डीसीज हैं, मेरे पास 3 डीसीज हैं, 3 डीसीज हैं। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये सारे के सारे टोटल 3 डीसीज मेरे साइट 1 में, 3 डीसी मेरे साइट 2 में, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल ये जो 6 के 6 डीसीज है कहाँ पे सेव हो रहे हैं, ये भी आपके डिफॉल्ट साइट में सेव हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी आपके डिफॉल्ट साइट में सेव हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे मल्टीपल साइट्स क्रिएट करनी है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को डिफॉल्ट साइट का यूज नहीं करना, आई डोंट वांट डिफॉल्ट साइट्स नाउ। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम लोगों ने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डीसीज चल रहे थे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे साइट 1 के डीसीज हैं, जहाँ पे मेरे जो 3 डीसीज रन कर रहे हैं, और जो मेरे साइट 2 के डीसीज हैं वो अलग अलग साइट्स में बने, अलग अलग साइट्स में काम करें। तो मैंने यहाँ मान लो एक साइट बना ली साइट 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ मैंने एक साइट बना ली मान लो साइट 2 के नाम से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने क्या किया, जो साइट 1 में जो 3 डीसीज है इनको साइट 1 में ऐड कर दिया, और जो ये 3 डीसीज है इनको मैंने साइट 2 में ऐड कर दिया। आ रहा समझ में? ठीक है, अब हमारा कितनी साइट्स हो गई, मैंने डिफॉल्ट साइट को हटा दिया, जो मेरी डिफॉल्ट साइट थी उसको मैंने हटा दिया, मैंने साइट 1 साइट 2 अलग अलग बनाई, तो मेरे पास 2 साइट्स हो गई, राइट, साइट 1 साइट 2। ठीक है, अब मेरे क्या करना पड़ेगा, अब मतलब अगर अब ये हो गया आपके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रेप्लिकेशन कौन सी यूज होगी, इंटर साइट रेप्लिकेशन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, इन दोनों साइट्स के बीच में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं दो डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में ताकि एक लिंक क्रिएट हो जाए, ताकि उनमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, दो साइट्स के बीच में साइट लिंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइट लिंक। अंडरस्टैंड दिस? ये भी फिर वो राउटिंग फीचर वाला ऑप्शन है। हाँ, मतलब दो डिफरेंट साइट्स है ना, तो ऑप्शन से मतलब डिफरेंट आपके हो सकते हैं, नेटवर्क चल रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वही आपका राउटर से आप फिजिकली कनेक्टेड हो जाओगे, एंड देन उसके बाद आप साइट लिंक बनाओगे, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल लॉजिकल लिंक। जैसे आपका आप जब ट्रस्ट बनता है दो डोमेन्स के बीच में या दो फॉरेस्ट के बीच में, तो वो भी आपका एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सेम ऐसे ही अगर आपको दो साइट्स के बीच में रेप्लिकेशन करवानी है,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक साइट लिंक बनाना पड़ेगा और उस साइट लिंक के बेसिस पे आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट टाइम होता है आपका दो साइट्स के बीच में रेप्लिकेशन का, वो होता है आपका 180 मिनट्स का। बाय डिफॉल्ट टाइम कितना हो गया आपका, 180 मिनट्स का। ठीक है, ये टाइम है 180 मिनट्स रेप्लिकेशन टाइम बिटवीन साइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका बाय डिफॉल्ट टाइम है 180 मिनट। जब आप लिंक क्रिएट करोगे, साइट लिंक जब बनाते हैं, तो वहां से आपसे पूछेगा कि भाई आपने कितना टाइम देना है एप्लीकेशन को। बाय डिफॉल्ट 180 मिनट्स होता है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप इसको कम ज्यादा कर लो, तो कम ज्यादा करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। तो जब भी आप साइट लिंक बनाओगे, तो साइट लिंक में आपसे पूछता है टाइमिंग्स कि भाई आपने क्या टाइम प्रोवाइड करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइम कुछ प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कितना ले लेता है, 180 मिनट्स का टाइम ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, जब आपके दो साइट्स के बीच में रेप्लिकेशन चल रही है। इंट्रा साइट कब चलती है, जब आपकी रेप्लिकेशन होती है विदिन अ साइट। विदिन अ साइट मतलब एक साइट के अंदर आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं और आप उनके बीच में रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। ठीक है, एक साइट के अंदर रेप्लिकेशन चलती है उसको बोलते हैं इंट्रा, और दो साइट्स के बीच में उनको बोलते हैं इंटर। इंट्रा एंड इंटर, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? सर एक बार ये 180 मिनट्स का सर एक बार बताओ। 180 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब हर एवरी 180 मिनट्स में आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है बिटवीन द साइट्स। अच्छा 180 मिनट्स का डिफॉल्ट टाइमर होता है बिटवीन द साइट्स रेप्लिकेशन। 180 मिनट्स के बाद फिर से रेप्लिकेशन होगी, हाँ फिर इतने मिनट्स वेट करेगा। हाँ, राइट राइट। तो ये आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर मतलब लेस भी कर सकते हो, टाइम को बढ़ा बढ़ा सकते हो, मतलब लेस भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट टाइम आपका इतना होता है, इतने टाइम के बाद एप्लीकेशन होती है। बट इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टाइमिंग्स आल्सो। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है एप्लीकेशन टाइम, तो आप कर सकते हो साइट लिंक के बेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका एप्लीकेशन। ओके, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो आप, जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, केसीसी आपका कंपोनेंट है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे काम करता है। ये आपकी टोपोलॉजी को रीजनरेट भी करता है। जैसे मान लो आपकी टोपोलॉजी में कुछ इशू हो गया, ठीक है, तो उसको वो रीजनरेट भी करेगा। ठीक है, तो क्या करता है आपका, इसका 15 मिनट्स का होता है स्पेसिफाइड इंटरवल्स, जो टाइमिंग होता है इसका वो 15 मिनट्स का होता है। एवरी 15 मिनट्स में क्या करता है, ये चेक करता रहता है अपने रूट्स को, अपने डोमेन कंट्रोलर्स को, कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर रहे होंगे, जब कुछ इशू आता है टोपोलॉजी के अंदर, तो फिर ये, या डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर, तो फिर ये रीजनरेट करता है टोपोलॉजी। ठीक है, ओके, तो इसका जो डिफॉल्ट टाइम होता है चेक करने का, वो कितना होता है, 15 मिनट्स का, इसका केसीसी का। ठीक है, तो ये क्या करता है, चेक भी करता रहता है रूट्स को, कि जो आपने एप्लीकेशन के जो पार्टनर्स बनाए हैं, जो रूट्स क्रिएट किए हैं टोपोलॉजी में, कि कहां से कौन सा डोमेन कंट्रोलर कौन सा कहां पे किसको रेप्लिकेट करेगा, कौन सा डोमेन कंट्रोलर किसको किस डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट करेगा। तो वो जो रूट्स बने आपके, उसको चेक करता रहेगा एवरी 15 मिनट्स। ठीक है, अगर मान लो कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर दोबारा से आपकी टोपोलॉजी को रीजनरेट करेगा। ठीक है, ओके, ये वाला कंसेप्ट को समझ लो। ओके, इसके साथ ही, केसीसी के साथ ही एक कंपोनेंट और होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, केसीसी के साथ ही एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं केसीसी, एक तो आपने केसीसी पढ़ लिया, ये आपके रेप्लिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। रेप्लिकेशन, ये आपके कह लो कंपोनेंट्स कह सकते हो आप, रेप्लिकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला आपने क्या पढ़ा, केसीसी पढ़ लिया, तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है आपके पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है,
ये क्या डिफाइन करता है? ठीक है, जो रेप्लिकेशन पार्टनर की बात कर रहा था, ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको विजिबल होते हैं रेप्लिकेशन पार्टनर। जैसे मान लो मेरे पास डोमेन कंट्रोलर 1 है, डोमेन कंट्रोलर 2 है, 3 है, 4, ठीक है। अब डोमेन कंट्रोलर 1 का पार्टनर इसने किसको बना दिया? डोमेन कंट्रोलर 2 को। तो इसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर देगा इन दोनों को। जिस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन पार्टनर। हाँ, समझ में? ठीक है, तो क्या करेगा ये? एक कनेक्शन, एक लिंक क्रिएट कर देगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन पार्टनर, ठीक है। तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट में आपको दिखेगा कि भाई कौन सा डोमेन कंट्रोलर किस डोमेन कंट्रोलर के साथ रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखो आप प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, मैं एक बार अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो एक बार मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, तो अगर स्टार्ट होता है आप एक चीज और देखो, एक मिनट आपको एक चीज और बताया था, उसके बाद हम करते हैं। देखो एक होता है इसके अंदर, एक आपका एक कंसेप्ट और होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं इसके कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, अलग से कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं ISTG, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर, उसको बोलते हैं इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है बताया था मैं। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, अब जैसे हम बात कर रहे हैं नीचे मल्टीपल साइट्स की, हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मेनली काम क्या होता है? ये काम करता है आपका हर साइट की टोपोलॉजी कौन बनाता है? आपकी इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर। केसीसी हर साइट में काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मान लो आपकी एक कॉमन साइट है, फिर तो आपका केसीसी काम कर रहा है। अब मान लो अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, आपके पास मान लो 10-12 साइट्स हैं, ठीक है, आपने आपने 10 to 12 साइट्स क्रिएट की हुई है, और उसमें आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं ISTG, इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर। ये करेगा, ये आपके हर साइट का एक अलग अलग बनता है, अलग कंपोनेंट आता है एप्लीकेशन का ISTG के नाम से। ये प्रोसेस होती है आपकी, अलग चलती है हर साइट में। वैसे आपका केसरी टोपोलॉजी क्रिएट करता है, वैसे आपका ये हर साइट के लिए टोपोलॉजी क्रिएट करता है। मतलब साइट 1 का अलग ISTG होगा, साइट 2 का अलग ISTG होगा, साइट 3 का अलग ISTG होगा, तो हर साइट में अलग अलग ISTGs काम कर रहे होते हैं। तो इसका मेनली काम क्या है? आपकी साइट की टोपोलॉजी क्रिएट करना। हाँ, समझ में? ठीक है। और इंटर साइट मतलब इंटर साइट की जो आपकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, या कह लो इंट्रा साइट की, सॉरी, जो आपकी एक ही साइट के अंदर जो रेप्लिकेशन चल रही है, एक साइड में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, उसके जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है, साइट के अंदर, तो वो आपका इंट्रा साइट एप्लीकेशन का कंसेप्ट आता है उसके अंदर, ठीक है। तो इंट्रा साइट एप्लीकेशन जो होती है, या कह लो कि आपकी एक साइट के अंदर एप्लीकेशन चल रही होती है, उसकी टोपोलॉजी कौन क्रिएट करता है? आपका ISTG, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये वाला कंसेप्ट आता है। तो इस बात लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टोपोलॉजी इनसाइड द साइट, ओके, एवरी साइट कह सकते हो। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टोपोलॉजी इंट्रा साइट, इन इंट्रा साइट, ठीक है। इंट्रा साइट कह लो, या कह लो कि आप उसका इंट्रा साइट कह लो, या आप कह लो कि विद इन अ साइट, आप ऐसे कह सकते हो, विद इन अ साइट लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है, तो हर साइट का क्या होगा? एक ISTG होगा, ध्यान, ठीक है। अब आते हैं, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसको एक बार लॉग इन कर लेते हैं फटाफट से। वो भी अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास होगा मैग्नीफायर, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो, पहली चीज
हम लोगों ने क्या देखनी है, पहले चीज हम लोग देखेंगे ये की रेप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाओ, ठीक है, एडमिन टूल्स पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको आता है साइट एंड सर्विसेज के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे आके चेक करोगे, क्लिक करोगे इसको, साइट एंड सर्विसेज, खुल गया, ठीक है। तो अभी देखो अब आपको दिखा रहा है आपके पास क्या, अभी एक डिफॉल्ट साइट है जो हमारे पे चल रही है। अगर मैं उसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखो आपके सारे सर्वर्स यहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास 2 CDC हैं, एक हमारे पास हमारा PDC है, ठीक है, एक TDC है। तो ये सारे के सारे सर्वर्स का काम कर रहे हैं आपके इसी के अंदर सारे सर्वर्स एडेड है, ठीक है। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ अगर, तो देखो इसमें आपके पास यहाँ पे जाओगे एंटिटीज सेटिंग्स में, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है ये यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, देख रहे हो, दिखा रहा है, ठीक है। देखो साइट का नाम दिखा रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, और ये आपका क्या डिस्क्रिप्शन में क्या दिखा रहा है, कनेक्शन। तो ये आपके कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका जो ये वाला सर्वर है, Win1 वाला सर्वर है, ठीक है, वो किससे से रेप्लिकेट होगा, Win V वाले से, WinR वाले से, Win8 वाले से, इन सब से रेप्लिकेट होगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपका Win8 वाला सर्वर है वो किससे रेप्लिकेट होगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको जो थोड़ी देर में। यहाँ पे WinR वाले में देखते हैं एक बार, तो WinR वाला किससे रेप्लिकेट हो रहा है, Win1 से हो रहा है, WinV से हो रहा है, Win8 से हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आपका WinV वाला जो हो रहा है वो किससे रेप्लिकेट हो रहा है, Win8 से, Win1 से, WinR से। तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि भाई इनके रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट्स जो आपके रेप्लिकेशन पार्टनर है और जो आपके जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा रहा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती, तो ये ऑटोमेटिकली बनते हैं, तो आपको दिखे बन रहे हैं, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आपके सारे सर्वर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट साइट पे काम कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट साइट मेरी बनी हुई है। अब मान लो अगर आपको कोई साइट क्रिएट करनी है, अभी अगर करोगे राइट क्लिक करो साइट पे, यहाँ पे देखो न्यू ऑप्शन आ रहा है, न्यू साइट, यहाँ पे न्यू पे जाके आप यहाँ भी ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है साइट बनाओ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो साइट बने वो Site1 के नाम से बनाऊंगा मैं, ठीक है। और एक आपका लिंक देखो ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ठीक है। ये आप लिंक भी यूज कर सकते हो या अलग से अपना लिंक बना सकते हो, साइट लिंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये आपकी एक साइट बना दी इसने, ठीक है। यहाँ देखो आपका एक साइट बन गई, एक साइट और बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू साइट पे जाते हैं और एक बनाते हैं Site2 के नाम से, ठीक है। देखो आपकी 2 साइट्स बन गई, Site1 Site2, ओके। अब क्या करना आपने, अब मान लो मेरे को सर्वर्स मूव करने हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा Win1 वाला जो सर्वर है, जो मेरा PDC है, ये मेरा मेन PDC है, देखो सर्वर्स पे होगे, ये हमारा मेन PDC है, वो Site1 में मूव करना है मुझे। तो आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे इसको, ठीक है, मूव का ऑप्शन आएगा, देखो मूव, ठीक है। कहाँ पे मूव करना आपने, ये देखो आपका एक अलग से आ गया खुल के विजार्ड। आपने कहाँ मूव करना, आपने Site1 पे मूव करना है इसको, ओके, हो गया। और जो Win8 वाला है मेरे को इसको भी Site1 में मूव करना है, मान लो राइट क्लिक करो, मूव Site1, ओके। Site1 में देखो आपके 2 आ गए सर्वर्स, अब कौन से, एक हमारा ABC वाला आ गया और एक ये आ गया Win8 वाला, ठीक है। अब मेरे को WinR और WinV ये दोनों करने हैं यहाँ पे Site2 में, ठीक है। तो दोनों को मूव करो, कहाँ पे करना है, Site2 में, ये हो गया मूव, ठीक है, मूव Site2 हो गया। अब देखो डिफॉल्ट साइट में कोई सर्वर्स नहीं है मेरे पास, तो अब डिफॉल्ट साइट का यूज नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो अब Site2 में चेक करो, आपके 2 सर्वर्स WinR और WinV वाला यहाँ पे आ गया होगा, देखो आ गए। अब मुझे इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करोगे, क्या बनाओगे, एक साइट लिंक बनाओगे। साइट लिंक हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट्स के बेसिस पे। तो आपका साइट ट्रांसपोर्ट आ रहा है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, इसमें 2 आते हैं, IP और SMTP। तो आपने कम्युनिकेशन कैसे कराना इनके बीच में, IP के बेसिस पे, हम IP का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके। तो राइट क्लिक करो IP पे, देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट लिंक ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ठीक है। मेरे को डिफॉल्ट का यूज नहीं करना, मेरे को खुद का बनाना है अलग से। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू साइट लिंक का ऑप्शन आता है, देखो मेरे पास। मैंने क्या किया, IP पे राइट क्लिक किया, ठीक है, और साइट लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे को बोल रहा है लिंक का नाम बताओ, तो ये मेरा हो जाएगा साइट लिंक बोल देते हैं, मान लो इसको Site1 and 2 लिंक कह लो, Site1 and 2 लिंक, ठीक है। अब मैं ऐड कर दूंगा Site1 को, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लिंक के अंदर, और Site2 को ऐड कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों साइट्स इस लिंक के थ्रू लिंक हो जाए, ओके। जब आप ओके करोगे तो देखो हमें आपको दिखा दिया Site1 and 2 लिंक बना दिया हम लोगों ने,
और इसकी एप्लीकेशन टाइम कितना है आपका 180 मिनट्स है। अब इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो ये आपका साइट लिंक 1 एंड 2 लिंक की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट टाइम कितना आपका, यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम कितना आपका एवरी 180 मिनट्स। आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। कॉस्ट आपकी बैंडविड्थ के रिलेटेड है, तो इसको चेंज मत करना, ठीक है ना। उसका चेंज शेड्यूल, अब देखो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 24/7 हो रही है, एप्लीकेशन अवेलेबल 24/7। अगर आप चाहते हो कि मेरी एप्लीकेशन है टाइम पीरियड पे हो, तो अभी आप टाइम पीरियड डिफाइन कर दो। हाँ समझ में, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भी जो मेरी एप्लीकेशन हो वो रात को 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक हो हर रोज टिल फ्राइडे, ठीक है। पहले तो इसको हटा देते हैं, पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं, एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल करते हैं पूरा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर रोज जो एप्लीकेशन हो वो कहाँ से हो, 12 बजे से लेके 7 बजे तक, रात को 12 से या 11 से 12 AM से 7 AM तक, ठीक है। एप्लीकेशन टाइम अवेलेबल इस टाइम पे होगा बस। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। एप्लीकेशन टाइम क्या है आपका 12 AM to 7 AM एवरीडे, ठीक है। 7 बजे के बाद एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 बजे के बाद मेरे यूजर्स आ जाते हैं, तो वो उस टाइम पे बैंडविड्थ आपकी ऑक्यूपाई ना करे एप्लीकेशन, तो वो उस तरीके से समझ में, ठीक है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन टाइम एंड ऑल। ओके, तो इस तरीके से। बाकी आपके ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो ये देखो, ये आपका कहाँ पे सेव हुआ है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में सेव हुआ है, ये आपका जो हमने लिंक बनाया अभी। और जो आपकी साइट्स है वो भी कहाँ पे सेव हुई है, एप्लीकेशन सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में सेव हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन, साइट्स, इंटर साइट्स, देन ट्रांसपोर्ट्स, आईपी, साइट लिंक। तो मतलब आपकी जो भी साइट है, आपकी जो भी साइट लिंक्स है कहाँ पे सेव होती है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लिंक का बता रहा है कब क्रिएट हुआ आपका लिंक, ये ऑब्जेक्ट क्लास की आपकी लिंक है, कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, आपको बता रहा है। इसके नंबर्स क्या है वो सब बता रहा है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंशियल डिलीशन। इसको चेक कर दूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा आपका साइट लिंक, ठीक है। सिक्योरिटी में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप अभी देखो आपके डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स को फुल कंट्रोल है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो ऑथेंटिकेट यूजर है उनको सिर्फ रीड की परमिशन है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा कोई यूजर है, मान लो मेरा कोई सुधांशु कपूर नाम से यूजर था, मैं चाहता हूँ कि भाई वो बंदा इस साइट लिंक को मैनेज कर सके, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट एडिटर, ये आपका एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपको देखो बता रहा है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में सेव हो रहा है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमेशा आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बोलोगे कि भाई हमारे पास दो चीजें क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट, एक आपकी साइट और एक उसका साइट लिंक, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिफॉल्ट साइट फर्स्ट नेम के नाम से, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के नाम से एक साइट क्रिएट होती है, और डिफॉल्ट साइट लिंक के नाम से एक साइट लिंक क्रिएट होता है हमारा ऑटोमेटिकली। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी समझ। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइट्स को, अब देखो अभी यहाँ पे हमने एक अभी 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 एक चीज और भी कर सकते हो यहाँ पे। अब जो आपके साइट्स है यहाँ पे हम सबनेट्स डिफाइन कर सकते हैं। सबनेट्स मतलब कि भाई ये देखो आपका एक सबनेट का ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब आपके आपके कौन से साइट में कौन सा सबनेट काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सबनेट पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू सबनेट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो आपको डाल सकते हैं। जैसे साइट 1 में मान लो मेरा चल रहा है मान लो 150.1.1.0/24 वाला सबनेट। आई एम सॉरी, एक मिनट इसको मिनिमाइज करते हैं, दोबारा ओपन करो। ओके, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये आपका एक आ गया, इसको हम प्रॉपर्टीज में आकर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ मैंने एक सबनेट क्रिएट किया, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैं दोबारा क्रिएट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। यस, देखो राइट क्लिक करो सबनेट्स पे, न्यू सबनेट, ठीक है। अब यहाँ पे साइट 1 पे क्लिक करके उसका सबनेट डिफाइन कर दो, क्या है 150.1.1.0/24। हम ये वाला सबनेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये आपका सबनेट क्या हो गया, देखो आपने दिखा दिया यहाँ पे। अब राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे आके चेक करो तो आपको दिखाएगा कि ये जो सबनेट है कहाँ पे यूज हो रहा है, साइट 1 पे यूज हो रहा है, ठीक है। लोकेशन क्या है साइट के, आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आपको दिखाएगा, वही आप डिफाइन कर सकते हो कब क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट और क्या है और कहाँ पे सेव हो रहा है। सिक्योरिटी, ठीक है, जो कौन कौन मैनेज कर पाएगा इसको, ठीक है, इस तरीके से। और सेम ऐसे ही साइट 2 के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, न्यू सबनेट्स, और यहाँ पे आप साइट 2 पे क्लिक करो, यहाँ पे डाल दो उसका सबनेट आईडी 200 डॉट, मान लो ये मेरा 1.1.0/24 हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सबनेट, ठीक है। ओके कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। हाँ समझ में, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी।
ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपको दिखा दिया सबनेट में से नीचे कि भाई साइट 2 में क्या सबनेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबनेट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि भाई आपकी साइट पे क्या सबनेट्स यूज हो रहे हैं। दिस इज नोन एज फॉर आइडेंटिफिकेशन। आ समझ में? ओके, सर ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है ना, सबनेट डिफाइन हाँ करोगे? हाँ हाँ हाँ, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि भाई आपका जो साइट है वो किस साइट में क्या सबनेट यूज हो रहा है, ये हम डिफाइन कर लेते हैं। वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा नेटवर्क? नहीं, इफेक्ट वाली बात नहीं है, बस आपका ये है कि हमें आइडेंटिफिकेशन रहती है। ठीक है, कल को मान लो कि आपका सबनेट चेंज होगा तो फिर देखो, अब देखो एक चीज और, जब मैं इसे कनेक्शंस में जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो साइट चेंज हो गई। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या दिखा था, डिफॉल्ट साइट, अब क्या दिखा रहा है, सिर्फ साइट के नाम जहाँ पे मेरे जो सर्वर्स है वो पड़े हुए हैं वहां पे। ठीक है, ओके, अब देखो मेरा जो ये वाला सर्वर है वो साइट, ये देखो बता रहा है ये जो आपका Win1 है वो किससे किससे रेप्लिकेट होगा, साइट 2 के Win V से, साइट 2 के WinR से और साइट 1 के Win8 से, इस तरीके से। तो वहाँ साइट्स की नेम चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में इनको डाल दिया। आया समझ में? और मैंने यहाँ पे साइट लिंक बना दिया ऑलरेडी, देखो। ठीक है, तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन चलता रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा उसके इसमें। तो हम इस तरीके से लाइव में काम करते हैं। जो आप अगर आप लाइव देखोगे जाके तो इस तरीके से यहाँ पे आपका काम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आज समझ में आता है? ओके फाइन।